नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में नवाब मलिक गिरफ्तार और मच गया है हंगामा। और आपको बता दें कि इस खबर का असर उत्तर प्रदेश की सियासत तक पहुंच गया है। अखिलेश यादव नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में अब खुलकर आगे आए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जब जब घबराती है, जब जब हारने लगती है, तब वो ऐसे हथकंडे अपनाती है, तब एजेंसियों को लाती है। नवाब मलिक की कोर्ट में इस वक्त पेशी चल रही है। नवाब मलिक पर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का और पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी इस वक्त जारी है। नवाब मलिक अब अदालत के सामने हैं, जहां ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी। देखना होगा कि नवाब मलिक के वकीलों की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं। हालांकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, अंडरवर्ल्ड तक से कनेक्शन की बात कही जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी को आज उनकी रिमांड मिल सकती है। नवाब मलिक ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि बिना किसी समन के उनको गिरफ्तार किया गया। नवाब मलिक को आज सुबह ईडी उनके घर से खुद अपने साथ पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर लेकर के आई थी और उनका कहना यह है कि उन्हें कोई समन नहीं दिया गया। एक किस्म से ईडी ने छापा मारा उनके घर पर और फिर उन्हें अपने साथ लेकर के चली गई। सुबह 5 से 6 बजे के बीच का वक्त बताया जा रहा है और उसके बाद लगातार 7 घंटे उनसे पूछताछ की। उन पर आरोप जो थे उससे जुड़े उनसे सवाल पूछे गए। ईडी का कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है उनके जवाबों से और जो अरेस्ट ऑर्डर सामने आया है उसमें साफ लिखा है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी माने जाते हैं। ईडी के अधिकारी उन्हें उनके बारे में लिखा है अरेस्ट ऑर्डर में और फिर अब उनको जो है पेश किया जा रहा है अदालत के अंदर। लेकिन उनकी जो दलील है वो ये है कि मुझे समन क्यों नहीं दिया। ये उन्होंने ईडी के ऊपर आरोप लगाया है और वो ये कह रहे हैं कि बिना कुछ बताए ईडी ऑफिस मुझे लेकर के गए, मुझे कम से कम समन तो जारी करते। और नवाब मलिक ये भी कह रहे हैं कि ईडी ने उन्हें उनके रेजिडेंस यानी उनके घर से डिटेन कर लिया है। तो अब देखिए, उनका यह कहना है कि एक तो मुझे कोई समन जारी नहीं किया, मुझे कभी कोई नोटिस नहीं दिया कि आपको पूछताछ के लिए आना है, सीधे मेरे घर पर ईडी पहुंची है और वहीं से मुझे डिटेन कर लिया, घर से ही मुझे डिटेन कर लिया और उसके बाद मुझे गिरफ्तार किया है। तो ये उनकी दलील है। और हमारे साथ अभी शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी थी। उनका ये तर्क था, कानूनी तर्क वो दे रही थी कि चूंकि ये कैबिनेट मंत्री हैं इसलिए राज्य सरकार को सूचित किए बगैर किसी मंत्री को गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। नवाब मलिक कह रहे हैं कि मुझे कम से कम 2 समन तो देते, उसके बाद यह कार्रवाई अगर करते तो समझ में आता। अब देखना होगा कि अदालत क्या रुख लेती है नवाब मलिक की इन दलीलों के ऊपर। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से, प्रोफेसर भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, योगेश देसली जी एनसीपी से हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, जाने माने पत्रकार हैं, और हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह वो मुंबई से आपको अपडेट देंगे इस पूरे मामले में। तो पहले एक बार उनका ही रुख करते हैं। ये दलील जो नवाब मलिक दे रहे हैं जयप्रकाश कि कोई समन नहीं हुआ, सीधे घर पर पहुंचकर ईडी डिटेन करती है और उसके बाद अरेस्ट कर लेती है। वो कह रहे हैं कम से कम 2 बार समन भेजा जाना चाहिए था मुझे। क्या वो जो दलील दे रहे हैं ये न्याय संगत है? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए इस बारे में जो कानून कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिसे भी आपको पूछताछ के लिए बुलाना है उसे पूछताछ के लिए बुलाने के लिए आपको एक समन्स देना जरूरी है। लेकिन 2 बार ईडी की टीम कुर्ला में नूर मंजिल बिल्डिंग के पास गई थी। दोनों बार उन्हें नवाब मलिक के घर के अंदर जाने नहीं दिया गया था और उस वक्त आपको याद होगा ट्वीट किया था नवाब मलिक ने कि मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं मेहमान का स्वागत पूरे जोर शोर से करूंगा। एक बार नहीं 2 बार, नवंबर करीब 26 तारीख को और दिसंबर की ये बात है। लगातार नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अब फरवरी का महीना चल रहा है। 3-3.5 महीने से ये पूरा खेल चल रहा है। और इसकी शुरुआत नवाब मलिक ने जब समीर वानखेड़े के खिलाफ लगातार एक के बाद एक जब वो खुलासे कर रहे थे, उसी बीच उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो बीजेपी के कुछ मंत्री हैं उनका भी, पूर्व मंत्री हैं उनका नाम लिया था। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस सामने आए थे, उन्होंने नवाब मलिक की इस जमीन की बात रखी थी और तभी से ये कयास लगना शुरू हो गया था कि इस बारे में जयप्रकाश, मैं आपसे जो चीज समझना चाह रहा था वो ये आपने बताया कि नवाब मलिक कह रहे हैं मुझे नोटिस नहीं दिया, इसलिए ये गिरफ्तारी जो है ये गलत है। आप कह रहे हैं कि ईडी की टीम 2 बार उनके घर पर गई थी तो वहां कोई नोटिस चस्पा किया था, तो ईडी का मानना है कि हमने अपनी जो प्रक्रिया थी वो पूरी निभाई है।
देखिए ईडी का ये मानना है, ईडी के अधिकारियों का ये कहना है कि उनको एंट्रेंस नहीं मिल रहा था, उनको एक्सेस नहीं मिल रहा था, इस वजह से ये भोर में कार्रवाई की गई है, क्योंकि उनको किसी भी हाल में उनके पास जो भी सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, जो दूसरे आरोपी पकड़े गए हैं इस मामले में, इकबाल कासकर जो दाऊद का भाई है वो गिरफ्तार हुआ है, एक बिल्डर गिरफ्तार हुआ है, और सलीम फ्रूट जो छोटा शकील का बहनोई है वो गिरफ्तार हुआ है। तो इस मामले में जितने भी आरोपियों का बयान लिया गया है, इसमें कुर्ला की जमीन भी है, डोंगरी, पायधुनी और नागपाड़ा की भी कुछ जमीनें हैं, कुछ वहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। उसको लेकर नवाब मलिक से पूछताछ करना जरूरी था, इसलिए वो उसके घर गई, उसे वहां पर नवाब मलिक जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें वहां से लाया गया, उनका पूछताछ किया गया। जब बयान सेटिस्फैक्टरी नहीं निकले उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है, ताकि आगे जो है उनको आमने सामने दूसरे अब ये प्रक्रिया का सवाल है जो उठा रहे हैं नवाब मलिक। एक छोटा कमेंट अब दोबारा आपसे मैं ले रहा हूं जयप्रकाश, ये भी बताइए कि जो प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को बगैर सरकार को सूचित किए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्या ऐसा नियम है? जी बिल्कुल ऐसा नियम है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सौरभ आप जानते हैं एक विशेष अधिकार होता है, क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसी है और यहाँ पर अगर काला धन या हवाला का धन या बेनामी संपत्ति या कोई अंडरवर्ल्ड का धन अगर कहीं लग रहा है तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और ऐसे मामलों में निश्चित तौर पर ईडी के अधिकारियों ने अपना पूरा प्रोसीजर किया होगा, उसके बाद ही इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें अभी और बड़े खुलासे होने बाकी है, क्योंकि जब दूसरे आरोपियों को नवाब मलिक के आमने सामने बिठाया जाएगा तो ईडी के अधिकारी और सूत्रों का जो इंडिया टीवी ने बात की उनका कहना है कि इसमें अभी और बड़े धमाके होंगे। मुंबई में एक जमीन नहीं कई ऐसी जमीनें हैं जहां पर अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है। देखते हैं ये तो तब होगा जब अभी रिमांड मिलती है ईडी को नवाब मलिक की, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया जो है ये जांच जो है आगे बढ़ेगी। नवाब मलिक ने लेकिन प्रोसीजर का सवाल उठा दिया है कि उनको बगैर संबंधी गिरफ्तार किया गया, ये बात गलत है, उनके घर पर उनको आकर के सीधे ऐसे डिटेल ईडी नहीं कर सकती है। लेकिन अब इस मामले को कैसे यूपी के चुनाव से जोड़ा जा रहा है ये हम आपको बताना चाहते हैं। शिवसेना के नेता भी ये बात कह रहे हैं, एनसीपी के नेता भी ये बात कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है यूपी के चुनाव में कुछ प्रभाव हो जाए, इसलिए दाऊद चिल्लाना, पाकिस्तान का नाम लेना, उनको अपने कैंपेन टूल्स की तरह इस्तेमाल करना, ये बीजेपी कर रही है इस वक्त। और अखिलेश यादव ने खुलकर यह कहा है, राकेश त्रिपाठी जी, कि जब जब बीजेपी घबराती है ऐसे ही एजेंसियों को सामने लाती है। देखिए सौरभ जी, जब जब किसी अपराधी पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द होता है। जब कन्नौज में अवैध धन पकड़ा जाता है, जमीन के नीचे से, दीवार के पीछे से नोटों की गड्डियां मिलती हैं, तब अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द होता है। देखिए ये सच्चाई है कि नवाब मलिक ने अपनी राजनीति की शुरुआत में कांग्रेस का भी दामन थामा था और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी से विधायक नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के साथ उनके पुराने रिश्ते हैं और अबू आजमी उनका और एक कनेक्शन है, आजमगढ़ के साथ उनका कनेक्शन है, वो रहने वाले यूपी के बलरामपुर के हैं, तो समाजवादी पार्टी का एक बेहतर कनेक्शन है नवाब मलिक के साथ। इसलिए आज समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है, अखिलेश यादव जी को पीड़ा हो रही है, क्योंकि सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक पर कार्रवाई करिए, दूसरे को दर्द तुरंत होता है। वरना अखिलेश यादव जी को क्यों कार्रवाई से दर्द हो रहा है? अरे भाई, पूरा मामला न्यायालय के सामने जाएगा, आप न्यायालय में जाकर के अपनी बात रखेंगे। इस मामले में पहले से ही परेशान हो जाना और चुनाव में विक्टिम पॉलिटिक्स खेलने लगना, वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए, तुरंत ध्रुवीकरण करने के लिए भावनाओं को भड़काने का प्रयास करना, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं, देखिए विपक्ष क्या कह रहा है कि यूपी के चुनाव में इस वक्त आपको जितनी मदद मिल जाए उतनी कम है, और इसीलिए इस मामले को नवाब मलिक को यह कहकर के गिरफ्तार किया गया और प्रचार किया गया कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे की जमीन खरीदी, बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी की जमीन खरीदी और इसका सीधा फायदा आप उठा सकें। देखिए सौरभ जी, अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कि किस तरह से जो अहमदाबाद ब्लास्ट के मामले में आतंकवादी गिरफ्तार जिनको सजा सुनाने का फैसला हुआ अहमदाबाद कोर्ट से, उसमें एक मोहम्मद सैफ है जिसके पिता मोहम्मद सादाब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अखिलेश यादव जी के साथ मुख्यमंत्री आवास में कई बार मुलाकात उनकी होती है। अबू आजमी उनके साथ मिलने के लिए जाते हैं। यही अबू आजमी नवाब मलिक के साथ उनके अच्छे संबंध होते हैं। नवाब मलिक का समाजवादी पार्टी से विधायक होना, फिर नवाब मलिक का दाऊद इब्राहिम की गुर्गे की से संपत्ति खरीदना, ये सब आपस में कनेक्टेड होता है। और इसी वजह से जब नवाब मलिक कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव जी की मैं जरा जवाब ले लेता हूं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आपने कहा कि अखिलेश यादव क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर कोई कार्रवाई कर रहा है, महाराष्ट्र में कार्रवाई हो रही है, उस पर अखिलेश यादव जी को क्यों रिएक्ट करना पड़ा? प्रोफेसर जोशी, बात तो देखिए ये शिवसेना की तरफ से और कई और एनसीपी की तरफ से ये साफ खुलकर कहा गया है कि ये सारी कार्रवाइयां एक तो बदले की हैं क्योंकि नवाब मलिक बहुत खुलकर बोलते हैं इनके खिलाफ, और दूसरा यह कि किसी तरीके से इसको यूपी इलेक्शन से जोड़ दिया जाए। लेकिन महाराष्ट्र का मामला, नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग का केस और कहां यूपी का चुनाव, कैसे जुड़ता है?
देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमें पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी जब हताशा के दौर से गुजरेगी चुनाव में, तो ईडी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सीबीआई होगा, ये इनके शस्त्र हैं आज के समय में, विपक्षियों को दबाने के इनके शस्त्र हैं, उनका प्रयोग होगा। ये हमें पहले से उत्तर प्रदेश को भी पता था और हमें भी पता था। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो ज़मीन है, वहाँ पर राजनीतिक ज़मीन खिसक गई है। वो कोशिश कर रही है हर तरह से, चाहे हिंदू मुसलमान, कभी हिजाब, जब ये हिजाब कहने लगे तो उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी हिसाब कहने लगी, तो इनको हिसाब मांगने लगी। इनके 5 साल का इनका ज़मीन खिसक चुका है और इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। तो इस तरह कभी वहाँ का कि वहाँ के जो सज़ा सुनाई गई है वहाँ का ले आते हैं, गुजरात का ले आ रहे हैं, कभी ये महाराष्ट्र का ले आ रहे हैं, इस तरह का ला रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं और विद्यार्थी हैं और यहाँ के जितने लोग हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार 10 मार्च को बनने जा रही है और जन सैलाब हमारी भीड़ जो माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी और जो हमारे गठबंधन, मेरा सवाल ये है कि जो भी आपने वो ब्लास्ट वाला मामला बताया, आतंकवादियों वाला, चले वो उसकी एक पृष्ठभूमि है अहमदाबाद वाले मामले की, कि वो आपकी पार्टी तक उसको जोड़ने की इन्होंने कोशिश की है। अब प्रधानमंत्री उसका चुनाव में उल्लेख करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, तो समझ में आता है कि वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र का मामला, ईडी की कार्रवाई, इसका क्या ताल्लुक यूपी के चुनाव से, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए, अब इनकी कोशिश है किसी तरह से भी कोई ना कोई इस तरह, क्योंकि इनके जमीन पे कोई मुद्दे हैं नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे किसानों को जब ये जा रहे हैं वहां पर इनके कैंडिडेट वोट मांगने के लिए, तो किसान कहता है कि 700 किसानों की हत्या का हिसाब दो जो आपके कार्यकाल में हो गई है, और आपके जो फर्जी मुकदमे लगा दिए किसानों पे उसका हिसाब मांगो, आपका जो गृह राज्य मंत्री का बेटा थार चढ़ा देता है उसका हिसाब दो, ये हिसाब, और जो मातृशक्ति इनके विधायक और एमपी जेल में है मातृशक्ति से खिलवाड़ के लिए, तो उनका हिसाब ये दे नहीं पाते। इनके पास कोई राजनीतिक जमीन है नहीं, जमीन खिसक गई है, तो इसलिए इस तरह के मुद्दे लाके सुरेंद्र राजपूत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। दरअसल 2 त्रिपाठी हमारे साथ, तो दोनों के पास चलेंगे। सुरेंद्र जी, 2-3 बातें सौरभ भाई बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो आपने पूछा कि कनेक्शन उत्तर प्रदेश चुनाव का क्या है, तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जिस नाम से भी दाऊद इब्राहिम का नाम इन्होंने लिया है, आप समझिए बात को, दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव को ये प्रभावित कर। दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा आतंकवादी है, 9 साल से इन लोगों की सरकार है, आज तक नहीं पकड़ पाए, रोज कहते थे आज करेंगे कल करेंगे। चूंकि ये थक चुके हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जनता इनको सरपट दौड़ा रही है, सांड भगा रही है जनता, और जनता सांड जो है वो कहीं ना कहीं के रास्ते से कहीं और पहुंचा रही है। राकेश जी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राकेश जी तो भले इंसान है, राकेश जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब की जनता इनको घास नहीं डाल रही। जनता कह रही है कि भाई बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर लो, जनता कह रही है कि महिलाओं के अपमान पर बात कर लो, पुलिस वालों की शहादत पर बात कर लो, मणिलाल पाटीदार की 5 लाख रुपए के इनामी फरार आईपीएस की भरारी पर बात कर लो, और लखीमपुर की थार के मार से मरे किसान पर बात कर लो। जब ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर ये कहते हैं साहब आतंकवाद, आतंकवादी, दाऊद इब्राहिम, ये वो। आप एक चीज को देखिए, मैं आपको बताऊं सौरभ भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पिछले 3 साल से जब से महाराष्ट्र की इनकी सरकार गई है, शिवसेना की सरकार आई है, हमारी सरकार आई है, तब से इस सरकार को अस्थिर करने का काम चल रहा है। मैं चुनौती देकर के कहता हूं, इकबाल कास्कर पिछले 15 साल से है हिंदुस्तान में, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इकबाल कास्कर की ईडी की या सारी जितनी सर्चेज है वो इसी वक्त क्यों है? इससे पहले कौन सा कोई नया केस आया है क्या? ये जमीनें कहीं 2-4 महीने में खरीदी गई है क्या? अगर आप इनकी तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा 11, 12, 15 साल पुराने मामले हैं। इन्हें सरकार गिरानी है महाराष्ट्र की। अच्छा ठीक, अच्छा आप कह रहे हैं कि एक तो महाराष्ट्र की सरकार गिरानी है और दूसरे किसी तरह दाऊद को और आतंकवाद को मुद्दा बना दें, उससे चुनाव में फायदा पाना है। ठीक है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाना चाहता हूं। त्रिपाठी जी, आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपकी नजर में मुंबई की कार्रवाई का उत्तर प्रदेश के चुनाव से कोई कनेक्शन है? देखिए सौरभ जी, अगर इस तरह से कनेक्शन से चुनाव जीता जा सकता तो फिर देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सी घटनाएं होती हैं, और यूपीए की सरकार में भी लगभग हर वर्ष हर महीने कुछ न कुछ होता था। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब बैठे तो रहते नहीं थे, कुछ कुछ करते थे। लेकिन हाँ, ये सही है कि इकबाल कास्कर इसी देश में
उसकी संपत्तियां रही, इसी देश में उसके बुरे धंधे रहे, इसी देश में आतंकवाद के मामलों में नाम आने के बावजूद जिन नेताओं की प्रॉपर्टी डीलिंग, जिन नेताओं की अवैध वसूली, जिन नेताओं की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो सकती थी, जांच हो सकती थी, वो सब नहीं हुई। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, किसके दौर में? यूपीए शासनकाल के दौर में। अच्छा। और ये चूंकि अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं एक बार कास्कर को पकड़ लिया। ठीक कह रहे हैं भाई, ये सारे सवाल मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग लगातार पूछते हैं। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ठीक बात है कि ये बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई, शिवसेना इनके साथ लड़ी थी, अमित शाह और शरद पवार की प्रतिष्ठा की जंग हो गई और उसमें अमित शाह हार गए, तो अमित शाह अपनी जो कहे कि खींच निकाल रहे हैं या अपना एक बदला ले रहे हैं। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है, देवेंद्र फडणवीस ने जो कागज दिखाए जब दोनों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जंग हुई थी, तो एक कागज दिखाया, उस कागज में बाकायदा सबूत दिए, उसको शरद पवार को भी भेजा। ये मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूं कि उस कागज को शरद पवार को भेजा और कहा कि देखिए ये गड़बड़ नवाब मलिक कर रहे हैं, आप इसको ठीक कर दीजिए या इसकी ठीक से जांच करा दीजिए। क्या राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने जांच कराई? जांच कराई तो क्या क्लीन चिट दी है? क्लीन चिट दी है तो उसको सामने रखें। नहीं जांच कराई है और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच करके कहा कि ये दोषी हैं और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है, तो अब अदालत की बात होनी चाहिए। इसमें राजनीति घुसेड़ना ये बहुत खराब होगा। मेरा मानना है कि आतंकवाद और हवाला के मामलों में कृपा करके राजनीतिक दल राजनीति ना घुसेड़े। चलिए ठीक, हाँ सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। तीन बातें। हर्षवर्धन जी को तो पहले मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बहुत बाद में पता चला आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मेरी संवेदना है उसके लिए, और मैं जानकारी नहीं रख पाया, इसलिए उसका मुझे भी दुख है। मैं आपसे अलग से बात भी करूंगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि अब आ जाइए आतंकवाद पर और हवाला पर, तो जितना कठोर काम दाऊद इब्राहिम पर हो, इकबाल कास्कर पर हो, शायद जानकारी नहीं है हर्षवर्धन जी को, बरसों बरस इकबाल कास्कर जेल में रहा है। एक बात, 5 साल से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और जो जमीन की जो वो बात कर रहे थे, जो उन्होंने शरद पवार साहब को भेजी थी, तो पिछले 5 साल के मुख्यमंत्री काल में देवेंद्र फडणवीस उस पर बैठे हुए अंडे दे रहे थे क्या? ये देवेंद्र फडणवीस को बताना होगा। हाँ, अगर ये कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के समय की जमीन की डील है तो निश्चित तौर पर हम हर्षवर्धन जी की बात मानेंगे। अगर ये पिछले 10 साल की, 5 साल की बात है तो निश्चित तौर पर ये बताना होगा हर्षवर्धन जी को कि क्या वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के उन कुकृत्यों का समर्थन करते हैं जो जिसके नाम पर ईडी, हवाला के नाम पर तमाम एजेंसियों को, एनआईए को रख दिया जाता है और हाथरस के केस में बता दिया जाता है कि साहब विदेश से पैसा आ रहा था। उसके बाद फिर वो किसानों के आंदोलन में बता दिया जाता है कि विदेश से पैसा आ रहा था, ईडी जांच कर रही है। और उसके बाद वो सारी जांचें झूठी पाई जाती हैं। और अगर ये झूठी जांच हुई तो क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी जी राष्ट्रीय रूप से क्षमा मांगेंगे या जेल जाएंगे? मुझे बताइए। जेल क्यों जाएंगे? जेल क्यों जाएंगे? सुरेंद्र जी जेल क्यों जाएंगे? अरे क्षमा तक तो मैं समझ गया, जेल क्यों जाएंगे? अरे वो उन्होंने अपनी समझ से एक बात कही, आप कह रहे हैं जेल जाना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं जेल क्यों जाएंगे? मैं तो पूछ रहा हूं। गलत आरोप लगाएंगे तो जाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं जाएंगे? क्या आरोप लगाया इन्होंने? ऐसा क्या आरोप लगा दिया जो त्रिपाठी जी को जेल जाना चाहिए? आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है। मैं आपसे ये कह रहा हूं सुरेंद्र जी, यहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने आपसे पहले जो बयान दिया उसमें ऐसी कौन सी बात कही थी जिसकी वजह से इनको जेल जाना चाहिए? मैं बताता हूं। नहीं, जेल नहीं, मैं आपने बोला अभी जेल जाएंगे। अगर ये बात अगर क्या नाम नवाब मलिक ने कोई जमीन कांग्रेस के समय, महाविकास अघाड़ी की सरकार के समय की तो देवेंद्र फडणवीस सही, और अगर ये 10 साल 15 साल पुरानी है तो मैं पूछता हूं देवेंद्र फडणवीस क्या उन कागजों पर? अरे वो ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आरोप गंभीर है, इसकी जांच हो जानी चाहिए और इस पर राजनीति नहीं हो जानी चाहिए, तो उसे काहे पत्थर मार रहे हैं? आप जांच करके आप उसको जेल भेज दीजिए। सौरभ भाई, मैं आपके खिलाफ आरोप लगा देता हूं, हर्षवर्धन जी के खिलाफ लगा देता हूं, और मेरी सरकार हो, आपको कर ले गिरफ्तार, आपकी इज्जत वापस कर पाऊंगा? बोलिए, आपकी अब ये तो अदालत तय करेगी सर, ये तो अदालत तय करेगी कि उनको अच्छा मुझे एक बात, अच्छा सुरेंद्र जी एक बात बताइए, अभी तो अरेस्ट करके उनको कोर्ट में पेश किया गया है
अभी आप माने बैठेंगे रिमांड मिल जाएगी? उन्होंने प्रोसीजरल सवाल उठा दिया कि मुझे समन नहीं दिया, मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। हो सकता है उनको रिमांड ही ना दें। कहता हूं ना कि किससे करे शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। सारी चीजें सौरभ भाई तय करके बैठे हैं अदालत के साथ, बदनामी को करने के लिए अदालत के साथ तय करके बैठे हैं। अब आप कह रहे हैं कोर्ट के साथ भी तय कर लिया इन्होंने। और सारे के सारे मंत्री और संतरी तय करके बैठे हैं। यकीन मानिए ये लोग सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं, महाराष्ट्र की, कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक और फिर समझ लीजिए हाथरस में भी इन्होंने यही किया था। सुरेंद्र जी, मैं आता हूं, आपकी बात का जवाब लूंगा, मैं राकेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले एक बार जो है मैं जाना चाहता हूं हमारे संवाददाता जयप्रकाश के पास। ये जो बार बार ये बात कही गई कि ये कार्रवाइयां अभी क्यों, ये डील कब की है, जमीन कब खरीदी गई, इकबाल कास्कर पर किसने कार्रवाई नहीं की, हसीना पारकर के फोन जाते रहे दाऊद के पास, किसको नहीं मालूम था, ये मुझे बताइए, ये कब से चला आ रहा है ये खेल सारा? जेपी देखिए सौरभ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद पहले तो जो सरकारी आवास है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, वहां एक बैठक चल रही है, और शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं, उनके सिल्वर ओक बंगले पर एक बैठक चल रही है, जहां पर अजीत पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, ये सभी लोग पहुंच रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आपने पूछा है, ये जमीन का मामला कब से चल रहा है? 2003 में ये सबसे पहली बार आया है। दो कंपनी अलग बनाई गई, एक कंपनी पहले से थी, उसे टेक ओवर किया गया, और इन दोनों कंपनियों में ये जो जमीन है जिसे जो नूर मंजिल के बगल में है, इसमें कई सर्वे नंबर हैं जिसे खसरा खतौनी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। इन सर्वे नंबर पे अलग अलग जमीनें खरीदी गई, और इसके खरीदने का सिलसिला एक लंबे अरसे तक चलता रहा। इसमें काफी पैसे लगाए मलिक परिवार ने। इसके जो ओरिजिनल मालिक हैं, जो ओरिजिनल इसकी जो मालकिन है हम कह सकते हैं, वो बांद्रा में रहती हैं, और उनकी कस्टडी में कई जमीन का टुकड़ा जो है वो नहीं था, उसमें कब्जेदार कोई और थे। एक कब्जेदार था सरदार मलिक, जो 1993 बम धमाके का आरोपी था। इस पर आरोप यह है कि टाइगर मेमन की माहिम की जो अल हुसैनी बिल्डिंग है, वहां से आरडीएक्स के बम के जो कंसाइनमेंट है उसे उठाकर अलग अलग जगह जो प्लांट किए गए 12 जगहों पर, उसमें कुछ जगहों पर सरदार मलिक ने भी प्लांट किया। यह आरोप लगा, बाद में उससे सजा भी हुई। लेकिन नवाब मलिक का इससे उस समय यह था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, उनका कहना था कि सरदार मलिक से जब ये मैंने जमीन खरीदी तो जमीन की मालकिन ने मुझे कहा कि सरदार मलिक कब्जेदार है, उनसे आप बात करिए। लेकिन सरदार मलिक क्योंकि जेल में था, उनका परिवार ये कह रहा था कि वहां पर पावर ऑफ अटर्नी जो मालकिन है उन्होंने सलीम पटेल को देके रखी है। सलीम पटेल का काम यह था कि सरदार मलिक के परिवार को हटाना। लेकिन सलीम पटेल हसीना पारकर का कथित ड्राइवर था, और उस पर एक्सटॉर्शन के भी कुछ मामले थे, वो एक दो बार पहले पकड़ा भी जा चुका था। तो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने यह लगाया था कि जो सलीम पटेल दाऊद इब्राहिम कास्कर की जो बहन है उसका ड्राइवर रह चुका हो, जो सरदार मलिक जो है 93 ब्लास्ट का आरोपी रह चुका हो, ऐसे लोगों से जमीन खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है नवाब मलिक को? इतना बड़ा महाराष्ट्र है, कहीं भी वो जमीन खरीद सकते हैं। इस पर नवाब मलिक का यह कहना था कि वहां पर क्योंकि उनकी पहले से खसरा खतौनी की कुछ जमीनें थी, और वो पूरा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर ये जमीन का एक टुकड़ा था, उसको वो खरीदना चाह रहे थे। इसलिए उनको मालकिन ने अप्रोच किया कि ये जमीन आप खरीद लीजिए, क्योंकि अगल बगल में सारी जमीनें आपकी हैं। वहां पर मैं आपको बताऊं कि कमर्शियल गाले हैं, कमर्शियल दुकानें हैं, और लाइन से स्टार्टिंग अगर हम करें तो बाहर मेन रोड पे दुकानें हैं, उसके बाद अंदर दुकानें हैं, पीछे गोडाउन है, दाहिनी तरफ जो है वो रिहायशी इमारत है। और जिस जमीन की ये बात चल रही है 1+1, वो एक कमर्शियल जो स्ट्रक्चर है, वो जो है नवाब मलिक ने सरदार मलिक और सलीम पटेल से खरीदा था। आरोप तो समझ में आया जयप्रकाश। जो खबर आपने और आप बता रहे थे कि वो बैठक जो कि शरद पवार साहब के घर पर चल रही है वो शुरू हो चुकी है, और तमाम सीनियर मंत्री जो हैं वहां पहुंच रहे हैं। अजीत पवार वहां पर पहुंच चुके हैं, छगन भुजबल भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में वो जुड़ सकते हैं। राजेश टोपे भी वहां पहुंचे, तो सारे मंत्रियों को बुलाया गया है। तो क्या कोई बड़ा निर्णय इसमें लेना सरकार की तरफ से लिया जाएगा? शरद पवार और मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, उसके अलावा सारे मंत्री बुलाए गए हैं। जेपी बिल्कुल, देखिए सौरभ, बहुत सटीक सवाल और बहुत सटीक समय है इसका जवाब देने का। महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं अगले 2 महीने 3 महीने में, जिसमें बीएमसी महानगर जो बीएमसी है यानी मुंबई महानगर पालिका, उसका चुनाव भी होना है। और ये दूसरे मंत्री की गिरफ्तारी हो गई है। भावना गौली जो सांसद है उन पर आरोप लग रहे हैं, अनिल परब पर आरोप लग रहे हैं। ईडी में कई बार जो है रविंद्र वायकर को, जो पूर्व मंत्री थे महाराष्ट्र के, शिवसेना के विधायक है, उनको बुलाया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना
शिवसेना के 3 दलों की सरकार है, इसके कई नेताओं पर बार बार ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन की गाज गिर रही है। और ऐसे में चुनाव जो आ रहे हैं उसमें किस तरीके से जाया जाए और किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि बीजेपी के भी कई नेताओं पर आरोप है। किरीट सोमैया पर आरोप लगाया है, खुद संजय राउत ने किरीट सोमैया पर जो है जमीन को कम दाम में खरीदने का और अलग अलग जो है काला पैसे का इन्वेस्टमेंट करने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी के भी कुछ नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में किस तरह से काउंटर अटैक किया जाए, स्ट्रेटेजी क्या हो, कैसे इसको ये जो पूरा माहौल बना है एनसीपी के, क्योंकि दोनों मंत्री जो गिरफ्तार हुए हैं दोनों एनसीपी के हैं और कांग्रेस के भी कुछ मंत्री के ऊपर जो है सवाल है, शिवसेना के मंत्री पर सवाल है, तो इसकी एक स्ट्रेटेजी बना रही है स्ट्रेटेजी। या अब तो शिवसेना के कुछ नेताओं ने हमसे ये भी कहा कि अब देखना बीजेपी के कितने नेता मंत्री जो है, कितने नेता जो हैं वो जेल जाते हैं, तो क्या ऐसी कोई दूसरी तरफ से भी कार्रवाई हो सकती है बदले की, देखना होगा। और अगर ऐसा होता है तो जो आरोप आज विपक्ष जो है वो बीजेपी के ऊपर लगा रहा है, ये लड़ाई कहां तक जाएगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया, फिलहाल अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया है, जहां वो ये दलील दे रहे हैं कि मुझे बिना नोटिस दिए गिरफ्तार किया, ये गिरफ्तारी जो है गलत है। अब देखना होगा कि ईडी को रिमांड अदालत सौंपती है नहीं सौंपती। नवाब मलिक के हमारे साथ योगेश देसले जी, एनसीपी के नेता, वो भी अभी जुड़े हैं। योगेश जी, बीजेपी ये कह रही है आपके आरोप के जवाब में कि ये विद्वेष की कार्रवाई है कि देवेंद्र फडणवीस ने कई महीने पहले यह मामला उजागर किया था और मांग भी की थी कि सरकार इसकी जांच कराए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया, तो इसमें ईडी एक्टिव हुई। देखिए, ये सब अभी कहने की बातें हैं। ये 20 साल पे पुराना जो अभी भारतीय जनता पार्टी निकाल के लाई है, महाराष्ट्र में जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी है, महाविकास आघाड़ी, जब से 105 लोग चुनकर आने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये कहीं तो भी उनके दिमाग में ये विद्वेषी चल रही है कि हमारी केंद्र में सरकार होने के बावजूद, यहां पर हमारे 105 एमएलए चुन के आने के बावजूद भी हम सरकार नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। ये कुंसी कई उनके दिमाग में जब से चल रही। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना हो या कांग्रेस हो, इन सभी नेताओं पे ईडी, केंद्र की जो संस्था है उस संस्थाओं के जरिए दबाव डालने का काम 2 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र से कर रही है। ठीक है। नवाब मलिक जी ने पीछे बहुत सारी बातें अपने मीडिया पर आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी हो या समीर वानखेड़े प्रकरण हो, इसमें ड्रग्स का जो प्रकरण था वो ये प्रकरण है, ये सब प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और देश के सामने जो सच्चाई थी, सच्चाई लाने का काम किया। ठीक है। उस सच्चाई लाने के काम करने के वजह से नवाब मलिक जी पर ये आज जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई उन्होंने कहकर की है। ये जो किरीट सोमैया नाम के उनके जो एक नेता है, हर रोज रात को 2 बजे सवेरे उठने के बाद कहते हैं कि कल एक मंत्री जाएगा, परसों एक मंत्री जाएगा। ये ईडी के प्रवक्ता है कि इनको मालूम है क्या कौन सा। मैं जरा जवाब लूं आपकी बात का। ठीक है, आपने दो बातें कही। एक तो नवाब मलिक जो है इनकी एजेंसियों को एक्सपोज कर रहे थे, ये उनसे बदला लेना था, और दूसरा केंद्र की इतनी बड़ी ताकत होते हुए, 105 विधायक होते हुए सरकार नहीं बना पाए, इस बात की नाराजगी और वो निकाली जा रही है इनके मंत्रियों से। राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए सौरभ जी, जब से ये बेमेल गठबंधन की सरकार बनी है, महाराष्ट्र से कैसी कैसी खबरें निकल कर आ रही है। कभी ड्रग्स की खबरें निकल कर आती हैं, कभी रिश्वतखोरी की खबरें निकल कर आती हैं, कभी रंगदारी वसूली की खबरें निकल कर आती है, कभी मनी लॉन्ड्रिंग की खबरें निकल कर आती है। ये महाराष्ट्र में कौन सा दौर शुरू हो गया है? ये महाराष्ट्र जो आगे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र था, वो आज फिर वापस दशकों पीछे जाता हुआ महाराष्ट्र दिख रहा है। और ये ठीक नहीं है, ये दृश्य ठीक नहीं जा रहा है। और मैं मानता हूं कि जब आपराधिक मामलों में कार्रवाई होती है, तो ऐसे मामले में राजनीतिक शुचिता बनाए रखने के लिए, नैतिकता मर्यादा बनाए रखने के लिए आज इस्तीफा करना चाहिए था, उनको बर्खास्त करना चाहिए था मंत्रिमंडल से। और बेशर्मी से बचाव कर रहे हैं और धमकाने का काम कर रहे हैं कि भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करिए, पहले तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए। इस समय इमीडिएट उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि आपका एक मंत्री जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। ये दृश्य लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, ये दृश्य राजनीति के लिए शुभ नहीं है। तो इस भर में, दुनिया भर में इस बात की चर्चा होगी। उनको पहले मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए और हम मानते हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। इस पूरे मामले में नियम संगत कार्रवाई हो रही है। और जो बार बार बात कही जा रही है कि बिना संबंध के उनकी गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के भीतर सदन के अध्यक्ष को सूचना देनी होती है। कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है। उनको पहले भी जांच में सहयोग के लिए कहा गया, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।
ऐसे में गिरफ्तारी ही एकमात्र चारा होता है, और उनकी गिरफ्तारी हुई है। आरोप बहुत गंभीर है। गंभीर आरोपों की जांच के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक। नवाब मलिक की कोर्ट के सामने पेशी चल रही है और शरद पवार के घर पर एनसीपी के नेताओं की और मंत्रियों की बैठक चल रही है और खबर यह है कि वहां पहुंचे तमाम नेताओं ने शरद पवार से कहा है कि किसी भी सूरत में नवाब मलिक का इस्तीफा न लिया जाए, क्योंकि अब बीजेपी सीधे कह रही है कि इस तरह से गिरफ्तारी के बाद वो मंत्री पद पर नहीं बने रह सकते, उनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन सूत्र ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। मामला महाराष्ट्र का है, सवाल पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी। प्रोफेसर जोशी हमारे साथ हैं। तो यह तर्क दिया जा रहा है कि देखें, ये आरोप इन पर लगाना कि एजेंसियों का आप गलत इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र का एक उदाहरण है, अनिल देशमुख जो हैं लगभग 1 वर्ष से गिरफ्तार हैं। अगर इनकी कार्रवाई गलत होती, उनके ऊपर भी ईडी और सीबीआई के मामले हैं, तो अदालत बेल तो देती, बेल नहीं मिल रही उन्हें। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है, आतंकवाद के बारे में तो ये गंभीर है नहीं है, पूरा देश जानता है। क्योंकि अगर ये गंभीर होते तो आप देखते कि कंधार में विशेष विमान से और रेड कॉर्पेट पे बैठाकर इन्होंने आतंकवादी को छोड़ा, पूरे देश ने देखा। तो ये तो आतंकवाद इनका जो मुद्दा है, ये मैं एक तो कहूँगा इसे चुनावी आतंकवाद की पिच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में इस समय जो टोटल मुद्दे हैं वो किसानों के हैं, युवाओं को जिनको रोजगार नहीं मिले उनके हैं, महिलाओं के हैं जिनके साथ जघन्य अपराध इनके नेताओं ने करे, इनके साथ साथ विद्यार्थियों के, मजदूर जो कोरोना काल में सड़क पे छोड़ दिए गए उनके हैं, गंगा में बहती लाशों के हैं। ये मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे अस्त्र शस्त्र चलने की कोशिश कर रही है, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता कामयाब नहीं होने देगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। शरद पवार के घर पर एनसीपी कोटे के मंत्रियों की बैठक जारी है और इस बीच खबर है कि अब कांग्रेस के नेता भी एनसीपी की इस बैठक में पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि शरद पवार के घर पर चल रही इस बैठक के बाद सीएम हाउस पर यानी उद्धव ठाकरे के घर पर भी मीटिंग होगी, जिसमें महाविकास आघाड़ी के तमाम दल, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी तीनों के बड़े नेता शामिल होंगे। फिलहाल एनसीपी के मंत्रियों की तरफ से शरद पवार से कहा गया कि नवाब मलिक का इस्तीफा किसी भी सूरत में न लिया जाए। इस पर एक अपडेट जो हम जयप्रकाश से लेना चाहेंगे। अभी एनसीपी की बैठक और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के साथ बैठक। जयप्रकाश। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, पहले ये था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बैठक को लीड करेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती ऑपरेशन के बाद, तो वो अलग अलग जगहों पर बैठक के लिए नहीं जा रहे हैं। वो जो भी बैठक कर रहे हैं वो अपने मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर ही कर रहे हैं। तो पहले ये बात आई कि वर्षा पर बैठक होगी। जब सारे नेता मंत्री वहाँ पहुँचने लगे, उसी बीच सिल्वर ओक बंगले से एक आदेश आया कि वहाँ पर सारे मंत्री जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं वो पहुँचे, और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं अशोक चौहान, बाला साहब थोराट, वो वहाँ पर पहुंचने लगे, और अब शिवसेना के भी कुछ मंत्री वहां पर जा रहे हैं। तो अब यह बैठक पहले सिल्वर ओक पर होगी, क्योंकि मामला सीधे तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। शरद पवार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, वो खुद लीड कर रहे हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी वहां पर पहुंचने वाली हैं। अजीत पवार, राजेश टोपे जो हेल्थ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, छगन भुजबल खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, हसन मुश्रीफ और दूसरे दिलीप वलसे पाटिल, वो सब पहुंच रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दूसरी बार हुआ है इस सरकार में, 2019 के बाद जो सरकार बनी है महाविकास आघाड़ी की, दोनों मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ही गिरफ्तार हुए हैं। पहले मंत्री को अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, और अब जो है नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने दोनों की गिरफ्तारी की है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो लगातार खराब हो रही है। तो ये एक तरीके का रणनीति बनाया जा रहा है, और रणनीति पर जो काम है वो शरद पवार खुद उसको लीड कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने सुप्रिया सुले का जिक्र किया, उन्होंने कहा यह महाराष्ट्र का अपमान है। संजय राउत ने कहा केंद्र सरकार माफिया की तरह अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है विरोधियों को डराने के लिए, खामोश करने के लिए। और जहां तक सवाल है नवाब मलिक के इस्तीफे का, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से शुरुआत करना चाहता हूं। ये नैतिकता की हवाला देकर बीजेपी मांग रही है कि इस्तीफा दें, और जैसा हमने आपको बताया कि वहां ऐसी राय बन रही है कि इस्तीफा तो किसी सूरत में नहीं होगा। क्या आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? सौरभ जी, सबसे पहले तो पहली लाइन ये कि पहले का मामला है इसलिए छोड़ देना चाहिए। तो एबीजी शिपयार्ड जो कंपनी है ना, जिसका घोटाला अभी पकड़ा गया, 1985 में बनी थी, और उसके जो ऑर्डर निकले हैं ना, वो सब इस सरकार के आने के पहले यानी यूपीए के शासनकाल के हैं। सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 2005 से 12 में सारे बड़े कर्ज दिए गए जो एनपीए हो गए। जो कंपनी 2016 तक बहुत ठीक दिख रही थी, 17 में दिवालिया घोषित हो जाती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये एक इकोनॉमी की खबर थी, आर्थिक खबर थी।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार होगा, घोटाला होगा, आतंकवादियों से मिले होंगे या बम धमाके के आरोपियों के साथ, दोषियों के साथ कोई डील होगी और आप उस पर यह कहकर बच जाएंगे। भैया ये मत कीजिए, देश देख रहा है और सब साफ साफ दिख रहा है। दूसरी जो चीज है, नैतिकता जैसा शब्द राजनीति में खत्म हो गया बहुत पहले, तो इसलिए इसकी तो कल्पना करनी नहीं चाहिए। और शरद पवार के आंख नाक कान है नवाब मलिक। नवाब मलिक सिर्फ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, इसलिए उनका इस्तीफा होगा यह असंभव है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट में आया था, शरद पवार ने जब बंबई बम धमाके हुए, सभी हिंदू स्थानों पर धमाके थे, एक मुस्लिम स्थान इसलिए जुड़वा दिया कि लगे कि नहीं ये धमाका सेकुलर है। अब इसके बाद भी क्या कुछ बताने की जरूरत है और क्या ये देश को नहीं जानना चाहिए? क्योंकि ये शरद पवार ने कहा कि हमको लगा कि नहीं इससे दंगा भड़क सकता है क्योंकि सब हिंदू ही मारे जा रहे हैं, इसलिए एक उसमें मुस्लिम साइड भी जोड़ दीजिए। ये बाकायदा कमेटी की रिपोर्ट है। तो महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अभी हो रहा है, इस पर एक लाइन में टिप्पणी नहीं की जा सकती। अब सब कुछ न्यायालय के सामने है। आपने अभी जो बात कही इस पर भी, और नवाब मलिक का इस्तीफा हो या ना हो इस पर, देसले साहब एक बार रिएक्ट करें, फिर राजपूत जी। देसले जी देखिए, नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं करनी चाहिए। लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया एक मंत्री के लड़के ने, उस मंत्री का इस्तीफा हम लोगों ने मांगा था, भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के आज तक बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, उन्होंने इस्तीफे दिए। इस महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री थे, उनके भी बहुत सारे नेताओं के घोटाले और भ्रष्टाचार हमने निकाले थे। हर महीने एक नेता को क्लीन चिट देने का काम वो करते थे, जैसे कि उन्होंने क्लीन चिट की दुकान लगा के रखी थी। जिन जिन नेताओं पर आरोप थे वो सभी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। वो गंगा के जैसे, गंगा के देसले साहब आप जितने प्रकरण गिना रहे हैं हो सकता है ठीक हो। मेरा केवल ये जो इस्तीफे वाली बात है इस पर ये कि ये खुद मंत्री हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। अब एक गिरफ्तार शख्स क्या मंत्री रह सकता है? इसमें एक तकनीकी पहलू भी है। भाई वो मंत्री हैं तो फिर वो जेल में रहेंगे। ये बात का फैसला हमारी पार्टी लेगी। हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो शरद पवार साहब है ये इस बात का फैसला लेंगे। लेकिन अगर जब तक नवाब मलिक जी के ऊपर ये कौन सी कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई की कुछ अलग बातें सामने आ नहीं जाती, तब तक हमारी पार्टी इस बात में, अभी आपने जैसे कहा कि शरद पवार साहब के घर पर बहस चल रही है, इस बहस के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक। अच्छा राजपूत जी, फिर राकेश त्रिपाठी जी। राजपूत जी, दो तीन बातें सौरभ भाई, अभी हर्ष भाई ने भी कही, आपने भी पहले पूछ लिया। तो कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आज तक 9 साल हो गए हैं, 2 साल कांग्रेस के शासन के भी ईडी के थे। आज तक ईडी की 0.5% भी कन्वेक्शन रेशियो नहीं है। ईडी से भी पूछ लीजिए। ईडी को प्योर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक राजनीतिक हथियार और वेंडेटा का टूल बना के रखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आपने अनिल देशमुख का आपने नाम लिया सौरभ भाई, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि जो अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह लगातार अदालत के द्वारा भगोड़े घोषित हुए थे और लगातार उन्होंने, वो पता नहीं इंग्लैंड में थे, रशिया में थे, कहां नहीं थे, आपको भी मालूम है किस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज और भारत सरकार ने, वो ठीक है, उसमें ये भी राजपूत जी बात है कि अभी बीच में बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे आप जो बोल रहे हो सर, मुझे उसमें एक फैक्ट जोड़ने का अधिकार तो है कि नहीं है? आप जो, मैं आपकी बात में एक फैक्ट तो जोड़ सकता हूं। उन्हीं परमवीर सिंह को भी प्रोटेक्शन दी है अदालत ने कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और मंत्री जी को बेल नहीं मिल रही है, माफ कीजिएगा, पूर्व मंत्री जी को अभी उसके ऊपर भी गए। तीसरी बात, अभी नैतिकता की इन्होंने कर दी थी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। ये सच है कि नेताओं से नैतिकता की बात हर्षवर्धन जी, तो क्या हम पत्रकारों से हर्षवर्धन जी नैतिकता की बात की उम्मीद करें? हम उम्मीद करें आपसे नैतिकता की बात की कि जब आप एक तरफ की बात सीधी बात करते हैं और शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और संघ का समर्थन करते हैं, तो नैतिकता के तकादे पर करते हैं। अगर नैतिकता के तकादे पर करते हैं तो कप्पन जो है पिछले 1-1.5 साल से वो वहां पर बंद है, केरल का पत्रकार, किस बात पर बंद है? और जब हाथरस की घटना हुई थी तब आप ही लोगों ने आरोप लगाया था कि एनआईए का और उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, ईडी का इन्वॉल्वमेंट होगा, कि वहां पर विदेशी फंड आया है। फिर एनआईए ने मना किया, तब आप लोग चुप हुए जाकर के।
उसके बाद आप लोगों ने कहा था मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि तबलीगी जमात ने यहां कोरोना फैलाने में विदेशी फंड लेकर के आई थी। उसका क्या हुआ? एनआईए की जांच हुई, ईडी की जांच हुई, क्या उसका क्या हुआ? आप लोगों ने क्षमा मांगी या राष्ट्र से क्षमा मांगी आपने कोरोना काल में मिसलीड करने के लिए देश को? सच बात यह है कि भारत की सरकार आज की डेट में एक एजेंट की तरीके से काम कर रही है, उसके जो संघीय ढांचे को खराब करके, और सारी एजेंसियों से अपने प्रतिरोधियों को, विरोधियों को खत्म करने की बात। राजपूत जी, मैं चाह रहा था अब तो शायद आपकी बात खत्म हो गई होगी। आपने एजेंसियों के साथ पत्रकारों को भी जोड़ दिया, बहुत सारे बिल्कुल जोड़ा, चूंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी ने नेताओं को जोड़ा। नहीं, पहली बात तो इनकी बात आपको पसंद ना आए तो ये त्रिपाठी ने कहा नेताओं से नैतिकता, या हर्षवर्धन से नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं? 10 सेकंड अभी 1 सेकंड, आप त्रिपाठी जी पूरा समय लेके जवाब दीजिएगा। मैं तो इनकी सरकार में साथी है शिवसेना, 1 घंटे पहले यूट्यूब पे जाकर के पुराना डिबेट चेक कीजिएगा राजपूत जी। उनका नाम भी बता देता हूं, किशोर तिवारी, शिवसेना के एक्टिव मेंबर है। उन्होंने लाइव प्रोग्राम में मेरे सामने ये कहा, हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे हैं, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। ठीक है, तो ये बात नेता कहता है। अरे ये नेता कह रहा है, कोई और ये बात पत्रकार कह देता है तो बहुत चुभती है। नेता अपने आप को ही कह रहा है हमाम में सब नंगे हैं। नेता कह रहा है, आपका साथी नेता बोल रहा है। हाँ, ये मानो कि हर्षवर्धन भी नंगे हैं, सौरभ भी। अरे भाई, अरे तो हमने तो नहीं कहा ना। अरे भाई हमने नहीं कहा है, अरे भाई हमने नहीं कहा है। आपके अरे नेता अपने आप को कह रहा है, नेता अपने आप को कह रहा है। हम पे क्यों थोप रहे हैं आप? हम पे क्यों थोप रहे हैं आप? किसके बदन पे कपड़े हैं सब देख रहे हैं सर। किसके बदन पर कपड़े हैं, किसके नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। आप ऐसे खुलेआम जब किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो पलट के जवाब आएगा और सुनना भी पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हर्षवर्धन जी की बात पसंद नहीं आई, आप तर्क के साथ उत्तर दीजिए, बोलिए। हाँ, अब देश में सारे पत्रकार कांग्रेसी जब तक नहीं हो जाएंगे, जब तक वो सारे कांग्रेस के या तो टिकट होल्डर ना हो जाएं या वो कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर ना बन जाएं, तब तक सुरेंद्र राजपूत जी कहेंगे कि हमाम में सब नंगे हैं पत्रकारों के लिए। वाह साहब वाह। अरे पत्रकार भी सब नंगे हैं। अरे छोड़ दीजिए राजपूत जी, ये चर्चा छोड़ दीजिए। ये वीक विकेट है, नहीं लड़ पाएंगे इस पे, आप। हर्षवर्धन जी जवाब दें, उन पर आरोप लगाया था। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ 10 सेकंड मांगा है मैंने, सिर्फ नहीं आप बोलिए। सुरेंद्र राजपूत जी ने बहस की शुरुआत में ही मेरे पिताजी के निधन पर संवेदना जताने के साथ दूसरी लाइन कही कि कल को हमारी सरकार होगी तो सौरभ जी के ऊपर और हर्षवर्धन जी के ऊपर झूठा मामला लगा के बंद करा देंगे। चुनौती देता हूं, मैंने नहीं कहा। कभी भी हम पत्रकारों को अगर गलत पे पकड़िएगा तो बिल्कुल दे दीजिएगा, हमारी ये नैतिकता है। लेकिन आपकी नैतिकता जिस दिन ये हो जाएगी उस दिन कहिएगा। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पक्ष पर बोलने बताने की स्थिति में नहीं है सुरेंद्र जी। ये निजी हमला करके आप अपनी बात को सही साबित करने का जो कोशिश करते हैं, ये नहीं कामयाब हो रही है। मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप में नैतिकता होती तो आप ये नहीं कहते कि आप हमें झूठे आरोप में बंद करा देंगे। और आपकी सरकार अभी ज्यादा समय तो गया नहीं है, अभी 2014 के पहले तो आप ही की सरकारें थी। क्या सारी एजेंसियां सिर्फ बैठी रहती थी? कोई सौरभ इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने, कोई काम नहीं करती थी। और आप ऐसे कह रहे हैं, टीवी आपने बोला है, आप इस डिबेट के शुरुआती हिस्से में कि झूठे आरोप में सौरभ शर्मा और हर्षवर्धन त्रिपाठी को बंद करा दें। झूठ बोलने के आरोप में कह रहे थे कि आप अगर झूठ बोलेंगे तो जेल जाएंगे। या तो आपके कान खराब है, या आप में दृष्टि दोष हो गया है। मैंने ये कहा कि अगर हो सकता है आप सत्ता से बाहर होंगे, गड़बड़ हो जाएगा, हमें उम्मीद नहीं है। अगर सरकार आपको बंद करा दे तो ये हमने नहीं कहा कि हम बंद कराएंगे, हमने कहा सरकार अगर आपको बंद करा दे तो। अरे सर ऐसा है ना, तो ये भी एक तो आपने अब जो आप क्वालिफिकेशन दे रहे हैं सरकार करा दे तो, ये भी आपने नहीं कहा था। आपने ये कहा था कि अगर आरोप झूठा पाया जाएगा तो जेल जाएंगे। अरे भाई आज कोई व्यक्ति कह रहा है कि अब जांच होनी चाहिए, तो आरोप कौन लगा रहा है? कौन आरोप कौन लगा रहा है? इस लिंक को दोबारा देख लेना,
मैंने आपने जो कहा वो एग्जैक्टली कोट किया। एक 30 सेकंड का एक राकेश त्रिपाठी जी जाते जाते एक फाइनल कमेंट इस पर, क्या इसका इसको क्योंकि यूपी के चुनाव से जोड़ने की बातें की जा रही हैं, आरोप आप पर लग रहा है, एक फाइनल कमेंट। घुमाया मत कीजिए हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए, मैं मानता हूं पार्टी हार रही है तो स्वीकार कीजिए। एक मिनट, हाँ जी बोलिए। अरे सुरेन जी अगर ये झूठ बोलने पर जेल भेज देना होता ना तो कई आजीवन कारावास तो आपको हो गए होते। रोज डिबेट्स में बैठकर बहुत झूठ बोलते हैं, तो जवाबदेही की बात मत तय करिए, वरना फिर ये डिबेट कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं इस बात को मानता हूं कि ये एक मामला विशुद्ध रूप से कानूनी प्रक्रिया का है, ये एक आपराधिक मामला है, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। हाँ, राजनीतिक तकाजा केवल इतना कहता है कि उनको मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। जब तक कि वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते हैं, जब तक कि कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिल जाती है, उनको मंत्रिमंडल से तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, वरना एक ये बहुत अपमानजनक स्थिति होगी देश के सामने, दुनिया के सामने कि कोई एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री वो जेल की सलाखों के पीछे है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में समय चला गया राकेश। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। ठीक, वो कह रहे हैं शुद्ध कानूनी मामला है, वैसे ही देखा जाए। राकेश त्रिपाठी जी का, सुरेंद्र राजपूत जी का और हर्षवर्धन जी का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।